ये कहाँ चला गया यार? हाँ बेटा, अब आ रही है आवाज? जल्दी बोलो, आवाज आ रही है? मंथन नीट, तुम्हारा बैच 1 है? बैच वैच कुछ नहीं होता। चलो बैठ जाओ सारे, स्टार्ट करेंगे। क्या नहीं मिला? करते हैं डिस्कस, पहले पढ़ा दूं बेटा, नहीं तो इसी में निकल जाएगा। मैं करूंगा डिस्कस। हाँ भाई, आज मैं सामने बैठा रहूंगा डाउट पे, तो जिसको जो पूछना होगा अपने डाउट्स आके पूछ लेंगे। मैं टाइम बता देता हूँ, आपकी क्लास कितने बजे खत्म होती है? 2 बजे खत्म होती है। 3 से 5 में आपको डाउट में मिल जाऊंगा। ठीक है, जिसका जो भी डाउट होगा वो आके पूछ सकता है। कुछ है 3 से 5? कुछ और तो नहीं है वहां पे? ठीक है। क्या है? खाना खा लेते हो जब तक तो? हाँ, ठीक है, बैठ जाओ सारे। अच्छा, एक चीज और है, जिसको पेपर देखना हो, जो कल पेपर हुआ था वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा आपके। ठीक है, जो रीनीट वाला पेपर कल हुआ है ना, वो पेपर में डाल दूंगा। एनालिसिस ये है कि पेपर वैसा ही आया, नॉर्मल सा, आसान पेपर ही था, कोई बहुत मुश्किल नहीं आया। और मतलब वो आपको मैं पेपर भेज दूंगा, आप खुद देख लेना, है ना? ठीक है, जिसने देख लिया, जिसने नहीं देखा, वो पेपर में आपको उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम पे। जिसको देखना होगा प्लीज देख लेना। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो देखो पेपर कैसे देखना होता है। आ जाओ जल्दी हटो। सबसे पहले तो जो टॉपिक तुमने जस्ट पढ़े हैं उसके क्वेश्चन करके देखो बन रहे कि नहीं। यही देखोगे ना सबसे पहले तो, वो देखना होता है मेन। उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल देख लो कैसा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तेज बोलो। ठीक है, स्टार्ट करें? ठीक है। पेन भी होता है यहाँ पे? पेन तो है नहीं। कौन ले गया? कौन पढ़ा रहा था सुबह? वीटी सर पढ़ा रहे थे? ले गए होंगे यार वो। अच्छा ये रहा। चलो शुरू करते हैं। देखो लास्ट हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? वैक्यूल पढ़ा था, राइबोसोम पढ़ लिया था हमने, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा हूं मैं। कोई ऐसा है जिसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ अभी तक? ठीक है, और? अच्छा एक चीज और सुने ध्यान से बेटा, सुनो 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 ध्यान से। जो भी बच्चे जिनका बैकलॉग है इस चैप्टर का, मैं मेरी बात सुनेंगे सारे? भाई बैठ जाओ ना, क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी बैठो। हाँ, देखो अब क्या करना है, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं या जिन्होंने सेल स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा हुआ, ऑनलाइन के लिए भी और वैसे भी हम लोग एक 5-6 घंटे का, 7 घंटे का एक समरी लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। सही है? अगर आपके पास दो ऑप्शन है करने का, पहला ऑप्शन ये है कि आप इसी ऑफलाइन क्लास का वो सारा लेक्चर देखो, तो सारा लेक्चर देखने में कम से कम 13-14 घंटे लग जाएंगे एक उसका। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मैं समरी लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, प्रॉपर, सिर्फ प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड होगा, वो आपको मैं दे दूंगा। अपने हिसाब से स्पीड के हिसाब से आप वो पहला चैप्टर का आराम से देख सकते हो। समझ में आ रहा है? उससे क्या होगा, वो 5-6 घंटे में वो आपका चैप्टर, जिसको रिवाइज करना है वो रिवाइज कर लेगा, जिसको उसने पढ़ा नहीं है, कोई टॉपिक छूटा है, वो वहां से देख लेगा। क्लियर है? सही, ये ज्यादा आपको ठीक पड़ेगा। दूसरा, मैंने वो असाइनमेंट बोला हुआ है, मैं आपको वो बना के दूंगा ही, कल या परसों मैक्सिमम आपको दे देंगे, क्योंकि तब तक चैप्टर खत्म हो रहा होगा। उसको आपने क्या करना है, जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि आज हम माइटोकॉन्ड्रिया और ये करेंगे, ठीक है, मान के चल रहे हैं इसको कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे इस चैप्टर को। तो वेडनेसडे आपको मैं वो असाइनमेंट दे दूंगा। ठीक है, आपकी शायद डीपीपीज अलग हैं उस असाइनमेंट से, तो फिर मैं उसकी आपको पीडीएफ दूंगा, अगर डीपीपी अलग होगी तो आप उसे सॉल्व करके थर्सडे फ्राइडे तक उसके डाउट मेरे से पूछ लोगे, ताकि चैप्टर पूरा खत्म हो जाए अच्छे से। चैप्टर खत्म कब होता है, पहला आपने चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा उसके सारे क्वेश्चन बना लिए, और तीसरा उसके डाउट्स पूछ लिए, फिर वो चैप्टर खत्म हो गया। सही है? ठीक है, अब दोबारा कैसे रिवाइज करोगे वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? ठीक है, इस वीक में इसको पढ़ के अच्छे से खत्म करना है। क्लियर? ताकि हम फिर प्रॉपर तरीके से वो कर सके नेक्स्ट वाला। ठीक है, सही है। दूसरी चीज, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि पीवाईक्यू जो है ना, 2013 से लेकर 2023-24 तक के काम के हैं,
लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको पिछले और 20 साल के, जिसमें से जो एनसीईआरटी बेस थे, क्योंकि ऐसा नहीं था ना कि पूरा पेपर ही बाहर से आता था 2004 में, कुछ तो एनसीईआरटी से आता होगा, वो वाले और एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके दे दूंगा। इससे आपके पास पीवाईक्यू थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, उसी में डाल देंगे वो। क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो आपके पास कुछ एक आ जाएगा, आपको उस दिन बैठ के वेडनेसडे को मैक्सिमम आपको अपने क्वेश्चंस बना लेने, और वो उसके इकट्ठे आपको डाउट्स पूछ लेने। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आज पता नहीं कौन सा लेक्चर है यार, रिकॉर्ड करूंगा, अभी तो करा ही नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर कब आएगा? थर्सडे फ्राइडे से पहले नहीं आएगा। अभी तो मैं यहाँ हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी रहूंगा तो 2-2 घंटे डेली करूंगा, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। वो जैसे अगर किसी को याद हो, लास्ट टाइम मैंने सेल रिकॉर्ड किया था 5-6 घंटे का, किसी को याद है, इकट्ठे बैच के लिए, वैसा मतलब रिकॉर्ड करेंगे उसको, सारा समझ आएगा, पर वो इकट्ठा होगा। ठीक है, वो आपके लिए बेटर रहेगा जिनका बैकलॉग हो है, और कभी जिन्होंने कोई क्लास छोड़ी है उनके लिए बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, सही है। नहीं तो क्या होगा बताता हूँ, एक ऑप्शन ये है कि तू मेरे से अलग से बैठ के पढ़, पर मैं अलग से कितने लोगों को अलग से बिठा के नहीं पढ़ा पाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। और अलग से बिठा के क्या होगा, जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, उससे फायदा नहीं होगा। ठीक, चलो स्टार्ट करें। हम लोग बेटा आज 2 टॉपिक पे फोकस करेंगे, आप देख लो पहले। एक हम लोग पढ़ेंगे ये, एक हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स। ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं, दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं प्लास्टिड्स। लास्ट हमने राइबोसोम तक पढ़ा था, लास्ट हमने क्या पढ़ा था, राइबोसोम तक पढ़ा था। फंक्शंस नहीं हुए थे, क्या करना, प्रोटीन बनाता है। हमने क्या पढ़ा था लास्ट में, बस वही पढ़ा था ना, उतना ही पढ़ना बेटा। आप एनसीईआरटी से मैच करो, सारा है उसमें, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से जाएगा। ठीक है, वो जो टाइप ऑफ आरएनए लिखे हैं ना, वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आता है आपके लिए। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। 2 टॉपिक आज फोकस करेंगे हम लोग, और ध्यान से पढ़ना, दोनों आपस में लिंक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड्स। ठीक है, जल्दी बैठ जाओ भाई। ये 2 टॉपिक पे आज फोकस करेंगे, ठीक है, और कल इन पे फोकस करेंगे, और फिर ये वाला, ठीक है, और सेल थ्योरी साथ में बता देंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में समानता है, सिमिलरिटी है। कौन बताएगा कौन कौन सी समानता और सिमिलरिटी है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में? एक एक, कोई चिल्लाएगा नहीं, हाथ ऊपर करो, मैं अपने आप पूछूंगा। हाँ बोल। डबल लेयर है, बैठे बैठे बताओ। हाँ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मतलब दोनों में डीएनए होता है। हाँ बेटा, दोनों में राइबोसोम होता है, और राइबोसोम कौन सा होता है, 70S होता है। ठीक है, दोनों में क्या होता है, राइबोसोम 70S होता है। अच्छा, कंपैरिजन करते हैं थोड़ा, देखो क्या क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनल है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन क्यों बनाई होगी हमने? एक ये रीजन हो सकता है, और हमने डबल मेम्ब्रेन क्यों बनाई? ठीक है, बैठ जाओ। और केमियोस्मोसिस के लिए। और अच्छा, तुम लोग घर में मान लो एक रूम है, ठीक है, उसको डिवाइड करके 2 रूम क्यों बनाते हो? क्योंकि वहां पे पढ़ने की अलग जगह हो सकती है, खाने की अलग जगह हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में हुआ क्या था कि हमें अलग अलग रिएक्शंस कराने थे, तो लोकेशन अलग अलग करने के लिए एक ही ऑर्गेनल में 2 चैम्बर बनाने की कोशिश करी। एक आउटर और इनर के बीच में रहेगा, और एक इनर वाले में रहेगा। मतलब मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है, एक ये है, एक ये, अभी कुछ लिखना नहीं है, ये एक ये है, एक ये है, तो इसका मतलब एक चैम्बर ये रहेगा और दूसरा चैम्बर ये रहेगा। तो कभी भी किसी ऑर्गेनल में सिंगल मेम्ब्रेन क्यों है? क्योंकि एक ही चैम्बर बनाया। डबल क्यों है? सिंपल लॉजिक है कि हमने उसमें चैम्बर बनाए। दूसरा, जिसको ज्यादा काम करना है उसको फोल्ड करके सरफेस एरिया बढ़ा लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कौन ज्यादा काम करता है, ये वाला या ये वाला, क्योंकि इसकी हमने क्या बढ़ा दी, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, फोल्ड करके सरफेस एरिया बढ़ा दिया। यहां तक लॉजिक क्लियर है?
यहां तक क्लियर है लॉजिक? ठीक है बेटा, लॉजिक पे बात करेंगे, बैठ जाओ बच्चे। डांट रहे थे पापा? अभी नहीं डांट रहे ना, दिसंबर वाले में जब आएंगे, है ना, और मार्च में मारते हुए ले जाएंगे घर तक। मेरे से जरूर मिलाइए अगली बार, है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, सिर्फ सुनेंगे, कोई लिखेगा नहीं, पहले याद करेंगे बातों को ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान सुनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हमें माइक्रोस्कोप में दिख सकता, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखने के लिए मुझे उसे स्टेन करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेन करने का मतलब समझो कि उस पर कलर लाना। कोई भी चीज, जैसे मान लो मैं यहां पर क्या है, ये मैंने ब्लैक कलर से ही बनाया, कुछ दिखा नहीं आपको क्योंकि बैकग्राउंड भी ब्लैक और ये भी ब्लैक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर है? लेकिन अगर मेरे पास बैकग्राउंड व्हाइट होता, अगर मेरे पास ये बैकग्राउंड व्हाइट होता तो मेरे पास वो देखो वो गायब हो गए बाकी। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो स्टेनिंग का सिंपल मतलब होता है कि आप किसी ऑर्गेनल को कलर दे रहे हो, स्टेन दे रहे हो ताकि वो दिखे। तो माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप में दिख सकता है, उसका साइज बैक्टीरिया जितना होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बिना स्टेन करे नहीं दिखता, मुझे उसे कलर देना पड़ेगा। क्लियर है? एनसीईआरटी ने स्टेन का नाम मेंशन नहीं किया है, तो हमें स्टेन का नाम नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ यह ध्यान रखना है कि विजिबल व्हेन, एनसीईआरटी लिखती है विजिबल व्हेन स्टेन प्रॉपरली। अगर मैं उसे क्या कर दूंगा, स्टेन कर दूंगा प्रॉपरली, तो वो मुझे दिख जाएगा। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अब दूसरी चीज समझो, हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म है माइटोकॉन्ड्रियन। कॉन्ड्रियन का मतलब होता है एक, सिंगुलर। सिंगुलर प्लूरल पता है भाई सबको, है ना? सिंगुलर का मतलब होता है, स्पेलिंग गलत हो गई, अरे खुद ठीक कर लेना यार। ठीक है, हाँ सुनो, सिंगुलर का मतलब एक सिंगल को माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे, और बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात समझ में आ रही है? जब तक हम इसको स्टेन नहीं करेंगे तो ये दिखेगा नहीं। और ये कौन से माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। इसके लिए मुझे किसकी जरूरत नहीं है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका साइज ठीक ठाक होता है। अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं नंबर की। याद ये रखना है बेटा, इसका नंबर डिपेंड करता है, सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या सेल के बाहर हो सकता है? नहीं। ठीक है, सेल के बाहर नहीं हो सकता। इसका मतलब जो वो एटीपी बनाएगा उसको हम सेलुलर एटीपी बोल सकते हैं। जो चीज एटीपी सेल के अंदर बनेगी क्या बोलेंगे? सेलुलर एटीपी या सेलुलर एनर्जी। ये चीज समझ में आ रहा है? दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इस बात पे निर्भर करती है कि जिस सेल में ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल मतलब जो सेल ज्यादा काम कर रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो बर्ड्स, जो पक्षी बहुत देर तक उड़ते हैं, उनकी मसल होती है फ्लाइट की, लगातार उड़ने के लिए, उसमें काफी माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। फिजियोलॉजिकल वर्ड समझ में आएगा? काम पे। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब उनके वर्क पे। और आप ये समझो कि मसल सेल जो है, मसल सेल कौन सा मसल? स्केलेटल, है ना? स्केलेटल मसल, उसमें क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोई ऐसा सेल जानते हो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है? आरबीसी। ठीक है, यहां पे लिख भी देते हैं, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो क्या आरबीसी में, हाँ भाई, क्या आरबीसी में हमारे पास एटीपी नहीं बनती? ग्लाइकोलिसिस से बनती है। मेरी बात सुने ध्यान से, इधर देखो मेरी तरफ सारे, अरे लिखने मतलब क्या करो, सुन लिया करो। एटीपी बनाने के दो प्रोसेस हैं, ग्लाइकोलिसिस को एरोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा नहीं मानते। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो साइटोप्लाज्म में होती है, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट नहीं मानते। तो अगर मैं आपसे कहूं आरबीसी परफॉर्म रेस्पिरेशन, ट्रू है, पर वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करता। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन यूज करना। बात समझ में आ रही है? वो एटीपी बनाता है, पर कैसे नहीं बनाता? एरोबिक रेस्पिरेशन से नहीं बनाता। इस बात में कोई डाउट? इस बात में कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, तो आरबीसी में नो माइटोकॉन्ड्रिया, बट वो एटीपी कैसे बनाता है? एटीपी बाई, हम एनारोबिक ना लिख के क्या लिखेंगे? ग्लाइकोलिसिस। क्या लिख देंगे? ग्लाइकोलिसिस। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब जरा शेप देखो,
शेप हमारे पास इसकी ऐसी शेप है, देखो इसकी शेप ऐसी है, सिलेंड्रिकल जैसी, ऐसी शेप है, ये शेप सिलेंड्रिकल है। आ, उसके अलावा एक होता है वर्ड सॉसेज, सॉसेज एक तरह का नॉनवेज होता है, उसके जैसी शेप है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप कहते हैं। ये किसकी शेप है? माइटोकॉन्ड्रिया की। पर एनसीईआरटी कहती है कि शेप भी इसकी वेरिएबल हो सकती है, थोड़ी सी बदल भी सकती है इसकी शेप। वो क्यों? क्योंकि ज्यादा एक्टिविटी होगी तो अंदर की मेम्ब्रेन ज्यादा फोल्ड कर जाएगी। ठीक है, थोड़ी जगह बनाने के लिए ऐसे फैल सकता ही है। अच्छा, अगर हम इसके साइज की बात करें, तो जब हम साइज की बात करते हैं तो दोनों डायमेंशंस लेते हैं, ये वाली भी लेते हैं और ये वाली भी लेते हैं। ठीक है, ये दोनों लेते हैं। तो ये वाली डायरेक्शन डायमेंशन जो उसकी है 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर है, और ये वाली है मेरे पास 0.2 से लेकर 1, ये माइक्रोमीटर है। ये समझ में आ रहा है? मेरी बात समझो ध्यान से। इसका मतलब इसकी चौड़ाई जो है वो 1 माइक्रोमीटर से कम है, और इसकी लंबाई लगभग 4 माइक्रोमीटर तक जा सकती है। बैक्टीरिया का सेल कितना बड़ा बताया था? 2 से 5। ठीक है, तो लगभग ये बैक्टीरिया के सेल जितना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कितना है? एक बैक्टीरिया के, नॉर्मल बैक्टीरिया के सेल जितना है। कोई डाउट है किसी को? सही है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इससे कंपेयर करूं, बेटा सुनो ध्यान से, अगर मैं इससे कंपेयर करूं किसको? क्लोरोप्लास्ट को, उसका साइज 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। जैसे ये कितना, 1 से 4 है, वो 5 से 10 है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है। याद रहेगी ये बात? क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है? बड़ा होता है। ये बात हमें याद रखनी है। याद रख सकते हैं? ठीक है, अब हम बात करते हैं साइज की। तो साइज भी क्या कर सकता है? कैन बी वेरिएबल। इसके रीजन हो सकते हैं, बताता हूं क्यों। देखो, यदि मैं कहता हूं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके दो छोटे माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, इनका साइज बढ़ सकता है, तो हम कह सकते हैं साइज कैन बी वेरिएबल। भाई जब कोई एक कोशिका डिवाइड करके दो कोशिका बनाएगी तो कभी ना कभी कोई कोशिका छोटी होगी। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके दो माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। और डिवाइड कैसे करता है बताओ? फिजन, सिंपल फिजन, बाइनरी फिजन, मतलब 1 से 2 बनना, 1 से 2 बनना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो साइज क्यों वेरिएबल है, ये समझ में आ रहा है? सही है, ठीक है। और साइज हमने कितना लिखा है? 0.2 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर। क्या है ये? इसका डायामीटर है। क्या है ये? डायामीटर। और 1 से लेके 4.0 क्या है? इसका लेंथ है, लंबाई है। डायामीटर इसे कह रहे हैं। सही है भाई? किसी भी सर्कल में ये रेडियस हो गया, ऐसे डायमीटर हो गया, तो इसलिए इस पूरे को क्या बोल रहे हैं? डायमीटर। कोई डाउट किसी को? सही है, इतना समझ में आ रहा है? नोट करिए जल्दी से। हाथ तेज चलाइएगा प्लीज। थोड़ा फास्ट लिखेंगे। एनसीईआरटी पढ़, कहां है एनसीईआरटी? लाया? जल्दी कर, लिखो। तो लिख भी नहीं रहा है, लिख क्यों नहीं रहा है? नोट्स नहीं बना रहा भाई सही से? एक ही कॉपी में चल रहा है ये सारा? हाँ सही बना। नोट्स नहीं बनाएगा, लास्ट में रिवाइज कैसे करेगा? तू भी नहीं लिख रहा ना, दुष्ट। लिख जल्दी, लिख लो भाई। लिखा हुआ है आपने पहले से? अच्छा, लिख लिया करो यार। क्या चीज? नंबर बेटा डिपेंड करता है, जो सेल ज्यादा काम करेगा ना उसमें नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा एटीपी चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना। भाई कोई चीज ज्यादा काम करेगी तो उसमें ज्यादा एटीपी चाहिए, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। लिख लो जल्दी से।
हाँ हमसे। हम्म, नहीं नहीं, वो प्रोटीन बनाते वक्त आर पे जुड़ा होता है, तो जुड़ता वो 60s है, जैसे ये 60s जुड़ा है उसके ऊपर 40s होता है। अच्छा, प्रिंटिंग ठीक नहीं थी। आप मुझे पेपर दिखाना एक बार, है अभी दिखाओ। हम्म, अभी पहला था, इसको ठीक कराते हैं। पूछता हूँ मैं एक बार, इसके ये दो चीजें मैं देख लेता हूँ, ठीक। लिख लिए सबने? जल्दी, फास्ट। बोलो बेटा। नहीं है। एटीपी बोलते रहा हूं, एक प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्मिक ग्लाइकोलिसिस, उससे बनती है। हाँ, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है सभी कोशिका में। हाँ, तो ग्लाइकोलिसिस से जो एटीपी बनती है, आरबीसी उसी से काम चलाता है। हाँ, कैसे काम करेगा? असल में क्या है ना, दिक्कत क्या है, मेरी बात समझ ध्यान से। जैसे किचन है वो घर का हिस्सा है, तो किचन अलग से काम नहीं करेगा। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पार्ट है, अलग से वो काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें सेल से चाहिए। ठीक है, और पूछो। और कोई डाउट है किसी का? हाँ बेटा, शेप क्या होगा कि जैसे अगर मान ले मुझे थोड़ा सा, अगर ज्यादा क्रिस्टे बनाने पड़ गए ऐसे, एक तो शेप ये हो गई, ठीक। कम क्रिस्टे रहेंगे तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, शेप ऐसे। तो शेप, नंबर, साइज, तीनों वेरिएबल होता है इसका, और नंबर डिपेंड करता है किस पे? काम पे। चलें आगे? कर लिया भाई, जल्दी लिखा करो। लिख लिया? बाद में मैं आज बैठा हूं ना, डाउट पूछ लियो, ठीक है। हम्म, चलो, अब क्या करेंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। मैं डायग्राम बनाऊंगा, जल्दी कर लो भाई, कोई लिख रहा है तो जल्दी बताओ। लिख लिया? जो लिख लिया करे बैठ के, मुझे मत देखा करो, एनसीईआरटी देखा करो। हाँ, एनसीईआरटी लाया करो, कई बार समझाया है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ एक्चुअल में क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे भी प्लास्टिड के साथ। सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं, ठीक है, वही बता दूंगा, ठीक है। अलग से ऑर्गेनिज्म है, कैसे बना माइटोकॉन्ड्रिया उसकी पूरी कहानी बताते हैं। आ जाओ पहले जल्दी से। भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ध्यान से देखते चलना, जो जैसे जैसे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं वैसे वैसे सुनते चलना बस। देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जगह ये जो है, ध्यान से देखो सारे। अरे सब्जी ना बेचा करो खुद से। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर की जगह, इसको ल्यूमन कह रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं? ल्यूमन। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर की जगह है ये, इसको हम लोग ल्यूमन कह रहे हैं। ये ल्यूमन है। हमने क्या किया है, ल्यूमन जो है, ल्यूमन मतलब अंदर की जगह, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये वाली कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? आउटर मेम्ब्रेन हो गई। इस बात में कोई डाउट है किसी को? अब भाई कोई भी मेम्ब्रेन सेल के अंदर, कोशिका के अंदर लिपिड की बाइलेयर बनी हुई है। कोई भी मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपिड की बाइलेयर है। जैसी आपको बताई थी ना पोलर हेड, वैसी वो डबल लेयर होती है यहां पे। अब क्या हुआ है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब क्या हुआ है कि हमारे पास जो ये इनर मेम्ब्रेन बनी है, इनर मेम्ब्रेन ने ल्यूमन को दो चैम्बर में डिवाइड कर दिया है। ये समझ में आ रहा है? एक ये होगा, एक ये होगा, और उसके साथ साथ इनर मेम्ब्रेन फोल्ड भी है ऐसे।
उसके साथ साथ क्या है, फोल्ड भी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनर मेम्ब्रेन ने ल्यूमन को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। बाहर वाले कंपार्टमेंट को हम नाम दे रहे हैं आउटर कंपार्टमेंट, और इस वाली जगह को हम नाम दे रहे हैं इनर कंपार्टमेंट। तो ये मेरे पास ध्यान देंगे, ये वाला हो गया आउटर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट का मतलब यहां कुछ अलग काम चल रहा होगा। सही है? क्या चल रहा होगा? कुछ अलग काम चल रहा होगा, और यहां अलग चल रहा होगा। किसने डिवाइड किया है दो कंपार्टमेंट में? इनर मेम्ब्रेन ने। ये समझ में आ रहा है? किसको डिवाइड किया है? ल्यूमन को। भाई इधर ध्यान रखो, ल्यूमन को डिवाइड किया आउटर और इनर कंपार्टमेंट में। ये वाला कौन सा कंपार्टमेंट है? इनर है। ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट को हम आउटर एनवलप भी बोल देते हैं। ठीक है, या हम बोल देते हैं आउटर चैम्बर बोल देते हैं। बेस्ट वर्ड है आउटर चैम्बर, या एक तरीके से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तीन नाम है इसके। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो सेल, दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह। ये जो इनर कंपार्टमेंट है, इनर कंपार्टमेंट में हमारे पास एक फ्लूइड है, लिक्विड है, उसका नाम हमने क्या रख दिया है? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या है? देखो, ऐसा हो सकता था कि मैट्रिक्स कहीं ज्यादा, ध्यान से सुनना बेटा, ऐसा पॉसिबल था कि मैट्रिक्स कहीं पर थोड़ा गाढ़ा होता, कहीं पर कम गाढ़ा होता। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, उसको कहते हैं हेट्रोजीनस। लेकिन सब जगह वो एक जैसा है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करना चाहिए? होमोजीनस। तो आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो होमोजीनस लिखा हुआ है। होमोजीनस का मतलब होता है सब जगह एक जैसा लिक्विड है। इस बात में कोई डाउट? तो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को कह रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन, इस वाली मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन। यस और नो? ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड है, इसको क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टा। क्रिस्टा सिंगल के लिए, और प्लूरल के लिए क्रिस्टे। क्रिस्टे जब बहुत हो, क्रिस्टा जब एक हो। समझ में आ रहा है? और ये एक तरह की क्या है? इनफोल्डिंग। इनफोल्डिंग समझ में आता है? जैसे मीजोजोम थी, इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्डिंग। अब किसकी किसमें इनफोल्डिंग है? मैट्रिक्स में। भाई अगर ये बाहर होती तो साइटोप्लाज्म में होती, इसको लिखते आउटफोल्डिंग। आउटफोल्डिंग साइटोप्लाज्म में, ये वाली क्या है? इनफोल्डिंग मैट्रिक्स में। अब देखो, अब इसमें क्या होता है बेटा? अपना खुद का ये डीएनए है, ध्यान देना। इसमें क्या है हमारे पास? इसमें क्या है? अपना खुद का ये डीएनए है। ये मेरे पास डीएनए है। ठीक है, क्या है मेरे पास? डीएनए। अब ये कैसा डीएनए है? एक सिंगल धागे का है या दो धागे का है? दो धागे का। दो धागे का, मेरी बात सुनो, इधर देखो, ये दो धागे का है, इसके एंड आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। सही है? तो ये कैसा है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर। सर्कुलर। एनसीईआरटी ने सिंगल लिखा है, इसका मतलब एक ही है, दो नहीं है, एक ही है। यहां सिंगल लिखने का मतलब है एक डीएनए है, पर डीएनए मतलब दो धागे वाला डीएनए है। समझ आ रहा है? ये क्लियर है? तो ये डीएनए हो गया। अगर डीएनए होगा तो हम ये भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ आरएनए भी होगा। सही है? आरएनए भी होगा, और कुछ ना कुछ इसमें राइबोसोम भी होंगे, क्योंकि डीएनए अकेला क्या करेगा? उसको आरएनए और राइबोसोम भी चाहिए, है ना? तो यहां आरएनए है, और ये क्या है? राइबोसोम है। यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा। ठीक है, सारा चीज है। अब सुन, आगे तो सुन। इसको जो भी प्रोटीन बनानी है वो सब डीएनए में होनी चाहिए, पर इसके पास डीएनए में आधी इंफॉर्मेशन है। समझ मेरी बात? सुन, जैसे तू घर में रह रहा है, तूने अपने रूम को कहा कि अब मैं इसको घर बना लूंगा, तो तूने क्या किया? रूम में कुछ सामान ले आया खाना पकाने के लिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि तुझे आलू लेने किचन में जाना पड़ रहा है। समझ? तो तेरा रूम अभी घर नहीं बना। समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा तब सेल बनेगा। इसका मतलब इसके डीएनए पर जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है ना, वो आधी है। आधी कहां से आती है? न्यूक्लियस से। अच्छा, न्यूक्लियस से प्रोटीन कहां बनती है? साइटोप्लाज्म में। तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटीन बन के आती है। इसीलिए इसके बाहर वाली मेम्ब्रेन पर बड़े बड़े साइज के पोर होते हैं।
क्या होते हैं? पोर होते हैं। तो ये जो पोर है ना बाहर, ये जो पोर हैं, समझ में आ रहा है, इन्हें कहते हैं पोरिन्स। तो ये पोरिन्स इतने बड़े होते हैं कि कुछ प्रोटीन यहां से बन के अंदर जाती है। मैं फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से सुने। माइटोकॉन्ड्रिया पे को 100 प्रोटीन की आवश्यकता है, उसमें से 50 प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन इसके खुद के डीएनए में है और 50 प्रोटीन की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के पास है। अब न्यूक्लियस अपना डीएनए तो भेजेगा नहीं, वो प्रोटीन बनवाएगा। तो प्रोटीन बनेगी कहां? साइटोप्लाज्म में। बनकर कहां आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में क्या प्रोटीन एंटर कर सकती है? ट्रू है। समझ आ रहा है? इसीलिए उन्हें हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेमी मतलब आधा, ऑटोनोमस मतलब आत्मनिर्भर। क्लियर है? सेल पूरी तरीके से ऑटोनोमस है, उसको बाहर से कोई प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। कोई डाउट है? अब ठीक है, परफेक्ट, ये ठीक है आ रहा है। अब देखो इस पे क्या बनता है। इस पे इस प्रकार से एक चैनल बनेगा ऐसा, और उस पर ये बनेगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? इसको बोल रहे हैं F0, इसको क्या बोल रहे हैं? F1 बोल रहे हैं। सही है? ये क्या होता है इसके लिए, इसका काम अभी बताएंगे, पर अभी के लिए समझो इसको क्या बोलते हैं? F0 F1। ये किस पर है? ऑन इनर मेम्ब्रेन। और ये क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। ये क्या बनाएगा? एटीपी फॉर्म करेगा। क्या इतनी बात में कोई डाउट है? जल्दी लिखिए। आउटर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनल को अलग करती है, इनर मेम्ब्रेन ल्यूमन को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है, उसको बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे, ठीक है, क्रिस्टा क्रिस्टे। उसके बाद मैट्रिक्स में क्या है? डीएनए है, और उसके अलावा एंजाइम है किसके? एरोबिक रेस्पिरेशन के। किसके एंजाइम है? एरोबिक रेस्पिरेशन के। जो भी एंजाइम एरोबिक रेस्पिरेशन के वो कहां है? मैट्रिक्स में। याद रहेगी बात? ये ध्यान रखना है, ठीक? नोट करो, कृपया करके नोट करेंगे, और थोड़ा फास्ट रहेंगे नोट करते हुए। बेटा कितना छोटा बनाए हैं, क्या लिखेगी है? हाँ बेटा बोल। हाँ ठीक। लिखो जल्दी, हो गया? लिख लो, हाँ बोल। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आउटर और इनर के बीच में ना हम कुछ चीजें बताएंगे आपको, अब वो भी बता रहे हैं। एक डायग्राम और बनाएंगे, वो उसमें ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए, हो गया? हाँ 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 हाँ, वैसे के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा। गोल्जी, गोल्जी, ठीक है। और पूछो। लिख लिया? जिसने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ो बेटा। एनसीईआरटी कहाँ है? पढ़। F0 F1 एक प्रोटीन है जो इनर मेम्ब्रेन पे, उसका काम अभी बता रहे हैं, ठीक है? एनसीईआरटी कहाँ भी तुम लोगों की सबकी? नहीं लाए? लाए करो यार, पढ़ो। जिसने लिखी बैठा खाली, खाली मत बैठे कर भाई, या तो मटर ले आएगा घर से, शाम में सब्जी बनाने के लिए छील के लेके जाया कर।
सीजन नहीं है तो मक्का ले आएंगे उसको ना, बुन, गधा कहीं का कह रहा सीजन नहीं है। ये नहीं कह रहा कि नहीं सर काम कर रहे हैं। तुम सरकारी नौकरी के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो बेटा। हाँ। बिहार पुलिस सीबीआई से ज्यादा काम कर रही है आजकल, सब पकड़ लिया उसने। है क्या फर्क पड़ रहा है यार, तुम 25 के लिए पढ़ो चुपचाप। है। हाँ। अलग ही माहौल चल रहा है नीट री नीट का। नहीं एनटी को तो नहीं देते होंगे अब, मतलब कुछ जिसको देंगे वो सेम रहेगा, नाम बदल देंगे उसका। बच्चों को क्या पता चलता है, कैसी बात कर रहा है। तो तुझे क्या लग रहा है भाई, मुझे एक चीज बताइए, इलेक्शन कमीशन के पास खुद के लोग इलेक्शन कराने के लिए तो नहीं है, टीचर जाके काम करते हैं स्कूल के। तो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के पास स्टाफ है ही नहीं, सब उधार मांगा जाता है, बैंक के एम्प्लॉयज, स्कूल के एम्प्लॉयज। तो कहानी वही है, आप चिंता मत करो, आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपको समझ आता जाएगा, चुपचाप अपना काम करो, ज्यादा इधर उधर नहीं बोलने की जरूरत है। ठीक है, वो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। हाँ। हाँ। कि इनर मेम्ब्रेन पे है। अब ये तुझे नहीं पढ़ना कि कौन सी प्रोटीन न्यूक्लियस से बन के आ रही है, कौन सी यहाँ है, कि तेरे सिलेबस में भी नहीं, और मुझे याद भी नहीं है सच में। ठीक है, मुझे याद नहीं है इसका मतलब मैंने इसको कभी देखा नहीं। लिख लिया, कर लो जल्दी से। ठीक है चलिए, एक बार इसको भरते हैं थोड़ा सा, ताकि हम लोग एक डायग्राम और देख सकें। आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है ना बेटा, लिपिड की बाइलेयर है, और क्या लिख सकते हो, इस पर क्या होगा, डिफरेंट प्रोटीन होंगी। डिफरेंट प्रोटीन किसके कंपैरिजन में, इनर मेम्ब्रेन के, देन इनर मेम्ब्रेन। ये इतना ऊपर मेरे को लिखना पड़ रहा है ना, कुछ दिन में मैं कानून बन जाऊंगा। नहीं, हाथ बड़े होते ना कानून के। बेटा समझने में टाइम लगेगा अभी तुम्हें, है ना, मेरे वाले ऊपर से जाते हैं सर के, इधर ध्यान रख। लिपिड बाइलेयर, डिफरेंट प्रोटीन देन इनर मेम्ब्रेन, ये वाली बात समझ में आई। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान सुन बच्चे, उसके बाद हमें क्या याद रखना है, इस पे पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। पोरिन्स क्या है, लार्ज साइज के चैनल होते हैं। लार्ज साइज के क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। यस, क्लियर है बेटा। पानी वाले पोरिन्स को एक्वा पोरिन्स कहते हैं, वो अलग होती हैं। है भाई सुन ध्यान से, तेरे पास घर में 4 बैग हैं, चारों का नाम बैग ही है। एक ऐसा बैग जिसमें तू सब्जी लाता है, सिर्फ उसका नाम अलग किया हुआ है तूने, सब्जी वाला बैग। अब समझ में आ गया, बड़े साइज के चैनल को पोरिन्स ही कहते हैं, पानी वाले के लिए नाम अलग है, बाकियों के लिए नहीं है। क्लियर है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन भी किसकी है, लिपिड बाइलेयर की है। और क्या कर रही है, किसको सेपरेट कर रही है, लिखते चलो, ये साथ, ये तो साथ लिखो, सेपरेट ल्यूमन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें, इनटू 2 कंपार्टमेंट, किसमें, 2 कंपार्टमेंट में। कौन से 2 कंपार्टमेंट, आउटर और इनर, आउटर और इनर। ठीक है, आउटर एंड इनर कंपार्टमेंट। उसके बाद इसकी इनफोल्डिंग को क्या कहते हैं, हाँ, इनफोल्डिंग के लिए हम वर्ड यूज करें क्रिस्टे, क्या क्रिस्टा, वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। दूसरा, क्रिस्टे पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हैव एफ नॉट F1 प्रोटीन, ये एटीपी बनाता है डायरेक्टली, यही क्या करता है, एटीपी फॉर्म करता है। यस, अब देखो,
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस किसे कह रहे हैं? बीच में, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं बताऊंगा, पर इसमें अभी सिर्फ इतना याद रख लो, इसमें बेटा प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन को हम H प्लस लिख सकते हैं, हैं? उसको हम H प्लस लिख सकते हैं। अगर कहीं पर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे तो पीएच हाई होगी, लो होगी? प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे तो पीएच लो होगी ना। हाँ, तो यहां पीएच क्या होगी? लो होगी। क्या हो गया तुम लोगों को? बेटा प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर 10 प्रोटॉन है, इधर भी 10 प्रोटॉन है, पीएच दोनों तरफ सेम है। यहाँ 10 है, यहाँ 40 है। प्रोटॉन सब जगह होते हैं, पानी है तो आयनाइज होगा ही ना भाई, इधर भी पानी है, इधर भी पानी, आयनाइज तो होगा ही। यहाँ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पीएच क्या होगी? लो होगी। समझ आ रहा है? बोलो। उस प्रोटॉन का क्या काम है वो मैं बता रहा हूं अभी। अभी सिर्फ इतना याद रखो, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं इसलिए पीएच क्या होगी? लो। तो अगर नीट में क्वेश्चन आता है कि किस जगह पीएच लो होती है, तो क्या याद करोगे? आउटर चैम्बर में। कर पाओगे? यहां होगी लो, जो हमने वहां पढ़ा है बेटा पीछे भी। हाँ बेटा बोल। हल्का सा, हाँ। हम्म, किसके रिस्पेक्ट में? जब तक बाहर ना लिखा हो तो बोल नहीं पाएगा। समझ आ रहा है? मान ले मैं कह रहा हूं अंदर भी प्रोटोन है, बाहर भी प्रोटोन है, अंदर भी एसिडिक है, बाहर भी एसिडिक है, जब तक तू बाहर वर्ड नहीं यूज करेगा उसके कंपैरिजन में है ना वो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? दो तरीके से पीएच देखते हैं, एक तो इंडिविजुअल, एक कंपैरिजन में। मुझे क्या पता। हाँ बेटा बोल। इनर मेम्ब्रेन में नहीं होते बेटा, वो निकल जाती है, कुछ और मैकेनिज्म से निकालते हैं, पर बाहर से अंदर लाने के लिए बड़े साइज के चैनल्स रखते हैं। आउटर में तो रखते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, किसी तरीके से क्रॉस करा लेते हैं उसे, पर पोरिंस नहीं रखते, क्योंकि हमें क्या करते हैं, बहुत सारी प्रोटीन लानी होती है, उसके बाद फिर चैनल और चैनल कुछ लगा के उस पर, पोरिंस नाम नहीं होता उनका। वो सिर्फ प्रोटोन जाता है। कोई प्रोटीन, ठीक है चलो, पहले नोट कर लो इसको भाई। मैट्रिक्स, मैं भी इसमें कुछ जगह छोड़ रहा हूं और लिखूंगा भी। बेटा आप जो पूछ रहे हो मैं क्वेश्चन समझ गया, कि बाहर से तो अंदर आ गया, उसके बाद अंदर कैसे जाएगा वो मैं समझ रहा हूं, पर आपके सिलेबस में सिर्फ ये याद रखना पोरिंस होते हैं आउटर वाले में। ठीक है चलो। मैट्रिक्स क्या है भाई? मैट्रिक्स क्या है? होमोजेनस फ्लूइड है ना? होमोजेनस फ्लूइड है, ठीक है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। कैसा? सिंगल, सिंगल मतलब एक। उसके बाद मैं डबल स्ट्रैंड लिख रहा हूं, इसमें गड़बड़ ना करना। सिंगल डबल स्ट्रैंड का मतलब समझ लो, सिंगल डीएनए है, सिंगल डीएनए है, पर वो है कैसा? डबल स्ट्रैंड वाला है। और कैसा है वो? सर्कुलर है। यस। उसके बाद इसमें और क्या प्रेजेंट होगा? आरएनए। और क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटीन्स, हम राइबोसोम लिख देते हैं। क्या होगा? राइबोसोम होगा। अब यहां पर इसका मतलब मैट्रिक्स में जो फंक्शन हो रहे होंगे वो क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। भाई राइबोसोम में तो क्या हो रहा होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। और क्या होगा बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्लियर है? ठीक है। मैट्रिक्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगी। क्लियर? बनाइए जल्दी से। क्या चीज बेटा? क्रैप्स अभी लिखेंगे, उसको बनाएंगे। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में थोड़ी सी जगह रख, मैं इधर तो जरूरत नहीं है मुझे ज्यादा बताने की, यहां जरूरत है अभी। मतलब ये जगह रहेगी ना, मैं हल्का हल्का सा आपको कुछ लिखवा दूंगा। मुझे यहां नहीं, इस पे नहीं लिखवाना, इनर मेम्ब्रेन पे हल्का सा लिखवाना, मैं वहां लिखवा दूंगा। मुझे एक डायग्राम बताना बस तेरे को। ठीक है? हो गया? बेटा दो मेम्ब्रेन किस लिए होता है? किसी भी जगह दो चैम्बर बनाने हैं, तो इसका मतलब आउटर चैम्बर में और इनर चैम्बर में अलग काम हो रहा होगा, इसलिए दो मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन फोल्ड क्यों? क्योंकि ज्यादा काम करना। ठीक है, सही है। और पूछो।
पूछ ले भाई, है तेज बोल। प्रोटीन बेटा देख, प्रोटीन दो तरह की होती है। अगर सीधी धागे जैसी होगी वो पानी में नहीं घुलती है। प्रोटीन में हम बोलते हैं सॉल्युबल इनसॉल्युबल। तो जो पानी में नहीं घुलती है वो इनसॉल्युबल, वो फाइब्रस प्रोटीन होती है। और जो प्रोटीन ऊन के गोले जैसा गोल हो जाता है, उसकी सतह पर वो अमीनो एसिड आते हैं जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो यदि मुझे कोई भी चीज पानी में घोलनी है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ बनने चाहिए। तो प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है जो ग्लोबुलर होती है ना। तो वो पानी में घुलती है। और जो नहीं घुलती वो कौन सी होती है? फाइब्रस। तो हम पोलर ना पोलर बोल के क्या बोलते हैं उसको, कि सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। ठीक है, यस। और अगर अच्छे से सॉल्युबल होती है, अच्छे से सॉल्युबल होती है तो ठीक है, वो एंजाइम भी हो सकता है। और नहीं सॉल्युबल होने वाली कोलोइड बनाती है। इसीलिए तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर था ना, वहां प्रोटीन को कोलोइड टाइप से कुछ लिखता था वो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बहुत सारी प्रोटीन होती है नहीं घुलती। अच्छा, जो घुलती हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी लगता है। तो ऐसे ही ब्लड में कुछ प्रोटीन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, इसका मतलब वो घुलती होंगी। ब्लड में है 4 प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन। अब मेरे पास एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन में से देख लेना कौन सी घुलती है। ठीक है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है? हाँ, तो इसका मतलब वो घुलती होगी। अगर मेरे पास, इधर देख बेटा, ये मेरे पास बॉटल है ना, इसमें पानी है। अगर इसमें कोई चीज घुलेगी नहीं ना तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लगेगा। समझ आ रहा है? जो चीज घुलती है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। तो क्या मिट्टी का लगेगा? नहीं लगेगा। नमक का लग जाएगा, चीनी का लग जाएगा। तो जो प्रोटीन घुलेगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। सही है? बोल बेटा। कई चीजें जाती हैं, पर बड़े साइज की प्रोटीन, मतलब कुछ प्रोटीन्स जा सकती हैं। नॉर्मली क्या होता है, प्रोटीन्स ऑर्गेनल पार नहीं करती हैं। नॉर्मली प्रोटीन्स ऑर्गेनल पार नहीं करती है, पर पोरिन्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आ सकती है। प्रोटीन बाहर नहीं जरूरत है। तो ये तो समझना भाई, तेरा घर है, तूने एक छोटा सा रूम अपना घर बना लिया, तो पेरेंट्स को तेरे से थोड़ी जरूरत पड़ेगी? बता। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहा है तू? 22-25 साल तक पूरा पैरासाइट ही रहेगा। ठीक है, ये जेन्युइन बात है, इसमें कुछ ऐसा हिडन नहीं है। तुम लेते रहोगे पेरेंट्स से बेटा, है ना। देख तू समझ, इसका एक चीज समझ, न्यूक्लियस मेन है, उसको इससे जरूरत नहीं है, इसको न्यूक्लियस से जरूरत है। समझ आ रहा है? हाँ, ये न्यूक्लियस के लिए काम नहीं कर रहा, सेल के लिए एटीपी बना रहा है। पर ऐसी कोई प्रोटीन नहीं होगी जो बाहर चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया बाहर फेंके, वो सिर्फ अपने लिए बनाएगा। भाई कोई बंदा आत्मनिर्भर नहीं है तो कमा के दूसरे को थोड़ी देगा, पहले तो खुद का पेट भरेगा ना। लॉजिकली यही होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मान लो दूसरे से ले रहा है तो फिर उसको दे क्यों रहा होगा? पहले तो अपना फिल करेगा ना। ये समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा? हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है कोई ऐसी प्रोटीन नहीं होती होगी जो बाहर जाए उसके। चलिए आगे देखते हैं बेटा, एक डायग्राम मैं चाह रहा था आपको बना दूं, और ये डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देंगे। ये इस चैप्टर से अभी रिलेटेड नहीं है पर आगे आएगा, मैं चाह रहा हूं कि यही बता दूं। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे तो समझ आ जाएगा आपको। ये देखो जरा, माइटोकॉन्ड्रिया का फिर से डायग्राम बना दिया। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ज्यादातर सेल एनर्जी के लिए किसको यूज करते हैं? ग्लूकोज को। ज्यादातर सेल एनर्जी के लिए किसको यूज करते हैं? प्लीज ध्यान दें बोर्ड पे। ये साइटोप्लाज्म है। देखो बेटा, कुछ बच्चे पीछे बैठ के उबासियां ले रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है उन्हें। ऐसा ना करो भाई, है ना। हाँ, देख बेटा, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में चल रहा है। इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस कहां चल रहा है? साइटोप्लाज्म में चल रहा है। ग्लूकोज 6 कार्बन होता है, पाइरुवेट 3 कार्बन होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर आप देखें यहां 6 कार्बन है या 3 × 2 6 कार्बन है, इसका मतलब कोई CO2 साइटोप्लाज्म में रिलीज नहीं हुई है। अब ये पाइरुवेट यहां से यहां चला जाता है अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के। तो मेरे पास यहां पर पाइरुवेट आ गया, यस।
अब पाइरुवेट क्या है? कंपाउंड है आपके हिसाब से, और इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। क्या नाम है? पाइरुवेट। सही है। अब इस पाइरुवेट से 3 कार्बन का है, मैंने क्या बना दिया, यहां पर पाइरुवेट लिख दिया, और सॉरी यहां पर लिख दिया एसिटाइल कोएंजाइम है। आप में से बहुत सारों के लिए नाम हो सकता है नया हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसकी कार्बन याद कर लो, 2 कार्बन। इसका मतलब यहां क्या निकल गई? CO2 निकल गई। उसके अलावा मेरे पास एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम NADH होता है। मेरी बात समझो ध्यान से। जब आप जॉब करोगे तो नॉर्मली सैलरी पैसे में ही मिलेगी। मान लो जॉब करो, 2 तरीके से मिले, एक पैसा मिल जाए और उसके अलावा गोल्ड मिल जाए। दोनों नहीं मिले, कोई एक मिले मान लो, ठीक है? सुनो ध्यान से। तो गोल्ड को हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है, एनर्जी 2 तरीके से बनती है, एक डायरेक्ट ATP बनती है और एक बनता है NADH। इस NADH को आप ATP में कन्वर्ट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बनाना ATP है। NADH यहां भी बना, यहां भी बना, ये भी अंदर आ गया। ऐसे ही एसिटाइल कोए को एक प्रोसेस में लेके जाते हैं जिसे क्रैब साइकिल कहते हैं। ये भी मैट्रिक्स में हो रहा है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आप अलग अलग लोकेशन पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर से कंपाउंड एंटर करता है, इसका नाम पाइरुवेट होता है, ये 3 कार्बन का होता है। ये पाइरुवेट में से मेरे पास, जब इसको मैं ऑक्सीडेशन करता हूं, ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है, जिसमें मैं CO2, बेटा इधर ध्यान देंगे, CO2 यहां रिलीज कर देता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब CO2 निकलने को कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो यदि आपसे पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में कहां CO2 निकलती है, हाँ कहां निकलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब क्रैब साइकिल में ये 2 कार्बन का कंपाउंड जाता है और एक CO2, 2 CO2 और निकल गई। इसका मतलब पाइरुवेट जो 3 कार्बन का था, उसकी तीनों की तीनों कार्बन CO2 में यहां जाती है। इसका मतलब कार्बन का एक कंपाउंड पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। किसी चीज की ऑक्सीडेशन का अर्थ है उससे CO2 बनना। ये चीज समझ में आ रही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में 2 प्रोसेस होते हैं, इसको कहते हैं लिंक रिएक्शन। इस वाले को क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन। इसमें और इसमें लिंक है। लिंक रिएक्शन में CO2 बनती है और क्रैब साइकिल में CO2 बनती है। दोनों प्रोसेस में NADH बनता है। NADH एक इनडायरेक्ट एनर्जी है। NADH क्या है? एक इनडायरेक्ट एनर्जी है। अब हम इस NADH को जब कन्वर्ट करते हैं NAD+ में, इस प्रोसेस को कराने के लिए कुछ एंजाइम इनर मेम्ब्रेन पर लगे रहते हैं, इन्हें ETS कहते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? ETS। अब इधर ध्यान दो, सारे ध्यान दो। NAD, ध्यान से देखना सारे, प्लस H+, मान लो यहां प्लस लगा दो, कोई नहीं। इस प्रोसेस से NADH बना, दिस इज नोन एज रिडक्शन। भाई H+ जुड़ना रिडक्शन है। रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे सब लोग। हमने ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाया, इसमें NADH बना लिया। पाइरुवेट से एसिटाइल कोए बनाया, यहां NADH बना लिया। क्रैब साइकिल में NADH बना लिया। NADH को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं इसमें, किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। यदि मैं इधर देखो बेटा, यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन मैंने इनको दे दिए, वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हाई एनर्जी से लो एनर्जी, ऐसे वो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब जाते हैं ना, हमेशा याद रखो, देखो इधर देखो बेटा, मेरे पास मैं क्या समझा रहा हूं आप समझो। ये मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की एक समरी बता रहा हूं। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, उसमें एक डायरेक्ट पैसा बन गया और एक इनडायरेक्ट पैसा बन गया NADH। ऐसे ही पाइरुवेट से क्रैब एसिटाइल को एक क्रैब साइकिल, इसमें भी इनडायरेक्ट ये चीज बन गई। ये जब ऑक्सीडाइज होती है किसमें? ETS में, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन हाई ऊर्जा से जब कम की तरफ आते हैं, हाई ऊर्जा से जब कम की तरफ आते हैं, उस ऊर्जा से यहां मैं प्रोटॉन इकट्ठा कर लेता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं हुआ है अभी। समझो मैंने क्या किया, मैंने ये कंपाउंड है NADH, इसने NAD बना दिया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन जब हाई ऊर्जा से कम ऊर्जा की तरफ आ रहा है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी आ रहा है,
तो उसने H+ यहां लगा बनवा दिए, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन फाइनली H+ और ऑक्सीजन को मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और क्या बनाता है? पानी। क्या बनाता है? पानी। तो मैंने क्या क्या सीखा सुनो। सबसे पहले मैंने सीखा, ध्यान सुनेंगे, सबसे पहले मैंने सीखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 बनती है। तो जो तुम सांस में CO2 छोड़ रहे हो ना, वो सारे तुम्हारी बॉडी के बहुत सारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में बनी हुई CO2 है। समझ आ रहा है? और माइटोकॉन्ड्रिया के कहां बन रही है? मैट्रिक्स में, दो प्रोसेस में, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। ये याद कर सकते हैं? ये याद कर सकते हैं। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारा NADH बनता है, और वो NADH कहां ऑक्सीडाइज होता है? इनर मेम्ब्रेन पर। कहां ऑक्सीडाइज होता है? इनर मेम्ब्रेन पर। ऑक्सीडाइज समझ में आता है? ठीक है, ऑक्सीडाइज समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, ऑक्सीडेशन से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है हाई ऊर्जा से कम की तरफ, तो यहां प्रोटॉन इकट्ठा कर लेता है। अब जब प्रोटॉन यहां ज्यादा हो जाएगा और वो इससे जाएगा, किससे? F0। F0 चैनल है, याद करो, चैनल पढ़ाया था, है ना, आपको बताया था। एक प्रोटीन होती है इंटीग्रल, ये इंटीग्रल प्रोटीन है F0, ये F0 है। इस पर एक पेरिफेरल प्रोटीन लिखी है F1। तो जब ये प्रोटॉन वापसी जाता है तब ATP बनती है। मेरी बात समझो, जैसे डैम होता है ना, डैम जो बांध होता है, उसके पीछे पानी इकट्ठा कर लेते हैं, पानी में ऊर्जा हो जाती है। ऐसे यहां प्रोटॉन इकट्ठा करने का मतलब उसमें एनर्जी स्टोर कर ली, जब वो वापसी आ रहा है तो ATP बन रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान से सुने, आपसे कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 बनती है, ठीक है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया में पानी भी बन रहा है, इस पानी को कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक वाटर। मैं 4 सेल दे रहा हूं आपको, स्किन सेल, RBC, WBC और मसल सेल। किसमें मेटाबॉलिक वाटर ज्यादा बनेगा? मसल सेल में, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, ठीक है। पानी बनाने के लिए क्या यूज करना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यूज करना है, तो कौन सा सेल ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेगा? मसल सेल, ठीक है, मसल सेल। अब अगला कॉन्सेप्ट सुनो भाई, सुन लो ध्यान से। जब तुम्हें फेटिक होता है, जब तुम दौड़ते हो, तो सिर्फ मसल में पेन क्यों होता है? क्योंकि कमी उसको ज्यादा पड़ती है जिसको ज्यादा जरूरत होती है। बात समझ में आई नहीं आई? तुम्हारे मसल सेल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि उसके पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? क्लियर है? नॉर्मल सेल को नहीं दिक्कत है, क्योंकि उसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी तो मिल रही है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें ज्यादा है? मसल सेल में, इसलिए उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि वो पानी भी ज्यादा बनाएगा। क्लियर है? वो छोड़ दे, भूल जा, वो नहीं बात करेंगे आज। वो रेस्पिरेशन में मैं सिर्फ तेरे को क्या याद कराना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप ये याद कर लो, आउटर मेम्ब्रेन पे पोरिन्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, याद कर सकते हो, और F0 F1 लगता है, ठीक है। मैट्रिक्स में वो क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन होता है, और पानी बन के कहां जाता है? मैट्रिक्स में। समझ में आ रहा है? सही है? बोलो। हाँ बेटा मेरी बात सुन, ये H+ आया ना वापसी, इसको कर ले यूज। H+ यहां भी है वहां भी है, मैं सिर्फ तेरे को ये समझा रहा हूं, ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाके पानी बनाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा यहां 2000 H+ है, वहां 2000 H+ है, मैं कुछ H+ वहां ले गया, उसको घुमा के ATP बना रहा हूं। H+ चारों तरफ है, कोई H+ की कमी नहीं है, क्योंकि सब जगह पानी है, पानी में H+ होता है। उस पानी के कुछ H+ को यूज करके हम क्या बना सकते हैं? वो वाटर बनाते हैं। H+ मतलब आयनाइज H+। इतनी बात याद रखो। ये NADH, हाँ, इसका भी पंप होता होगा, चैनल होता होगा। NADH, NADH एक कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स में ऊर्जा स्टोर है, एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियो एंजाइम नहीं है, ठीक है। चलें कुछ लिखे इसके बारे में। देखो बेटा, ये अभी डिटेल प्रोसेस पढ़ोगे, मुझे 4 बातें याद करानी है आपको। सबसे पहले ध्यान सुनो, सबसे पहले कि मेरे पास
एसिटाइल कोए और लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ही CO2 निकलती है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन पर ETS होता है और F0 F1 होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? ये होता है, और मेरे पास दोनों और पानी बनता है और इन दोनों के बीच में H+ होता है। ये बातें याद करवानी है बस, डिटेल हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। इतनी बातें हम याद कर पाएंगे? बोलो। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो, मुझे यही बातें लिखनी है, जल्दी करो। हाँ ड्रॉ कर लो यार, कैसे याद रहेगा? मैं बना दूं तेरी कॉपी में? कौन है? यस, जल्दी कर भाई, जल्दी लिख, जल्दी लिख नहीं रहा? लिखा करो यार, तुम लोग पाप लगेगा तुम्हें पेपर वाले दिन, तुम समझते नहीं हो। मुझे देख के बना रहा है? शकल से ही बदमाश लग रहा है ना? कितने भाई हो तुम? 2? अच्छा ठीक, चलो। एक तो माँ बाप का सहारा बनेगा, तेरी बात नहीं कर रहा हूं। है? हाँ बेटा, बेटा 3 कार्बन से 2 कार्बन, कितनी CO2 निकलनी चाहिए? 2 की 2 कार्बन यहां खर्च हो गई, तो कितनी निकलनी चाहिए? लॉजिकल ना? ठीक है, और पूछो। कौन कौन MD सर से ये बोल रहा था कि मेरी क्लास में नींद आ रही है? कौन था वो? है? स्कैमर थे? कोई बात। हाँ, चलो कल से मैं 2 जोक सुनाया करूंगा, ठीक है? हैं? कौन कौन है जो सुनने वाला है? पहले हाथ खड़े करवाओ उसके, फिर बताता हूं उसे। हाँ, हाँ, तेज बोल। H+ वहां पड़ गया, उसमें से कुछ H+ उधर चला गया, यहां चला गया, इस पार आ गया। वो जब वापसी आएगा तो ATP बनती है, ठीक है। लिख लिया सबने? जल्दी करो। हाँ बेटा, बेटा मैं ये कह रहा हूं तेरे को कि जैसे मान ले एक डैम है, उसके दोनों तरफ पानी है, टरबाइन तब घूमेगा जब एक तरफ ज्यादा कर दूं, सही है? या तो मैं दोनों तरफ 0 करके एक तरफ थोड़ा ला दूं, या दोनों तरफ बराबर रख के एक तरफ थोड़ा बढ़ा दूं, तो H+ दोनों तरफ है, जब इधर ज्यादा होगा तब ATP बनती है। तो अगर मैं तेरे से पूछूं ATP बनती कब है? जब बाहर वाले चैम्बर में H+ ज्यादा हो, किसके कंपैरिजन में? अंदर के कंपैरिजन में। तो हम कह सकते हैं लो पीएच होगी। ATP बनाने के लिए जरूरी कंडीशन क्या है? लो पीएच होना, ठीक है? बोलो। हाँ, और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो जल्दी करो भाई। तू समझ नहीं रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं तेरे को सिर्फ उतना बताऊंगा जितने से तेरे क्वेश्चन बने। एक्चुअल में क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, अभी तो तू सिर्फ एक पोरिन देख रहा होगा, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उसमें से कुछ चैनल्स NADH को भी पास करते हैं, ठीक है? पर वो पढ़ाना नहीं है, सही है? यस। तो जो पूछ रहा है वो सही पूछ रहा है, पर वो पूछना नहीं है अभी। बोल बोल बोल, क्या लिखा है? भाई जो आउटर मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूस बाउंड्री है, साइटोप्लाज्म से यही कांटेक्ट में है कि नहीं? लिमिटिंग का मतलब अलग कर रहा है कौन? साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया को अलग कौन कर रहा है? नहीं, साइटोप्लाज्म यहां है, इससे आउटर मेम्ब्रेन अलग कर रही है ना, वही लिखा है, पढ़। सही है? चलिए लिख लिया होगा सबने, जल्दी करो बेटा। तुम लोग 1 घंटा लिखते हो धीरे धीरे आराम से, और उसके बाद भी गंदा लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं।
तुमको देख के मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, चलो मैं तो साफ लिखता हूं तुमसे, है ना। हाँ, है बेटा, क्या जरूरत है, वो तो समझाने की बात है बच्चे, है ना। साइड वाला ऑक्सीडेशन रिडक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए बस क्या होती है। डोपा अभी करते हैं यार उसके अंदर। मैं क्या कर रहा हूं, सुन ध्यान से, इकट्ठे दे देता हूं, सॉल्व करके उसके डाउट पूछ लो एक साथ, क्लास लगा देंगे सामने, ठीक है, रोक के अलग से बता देंगे डाउट। क्वेश्चंस के डाउट तो चाहिए होंगे ना, हाँ बता देंगे, ठीक है, वो ज्यादा आपको ठीक बैठेगा। ऑनलाइन में क्या होता है, डाउट पूछने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो करते हैं, क्योंकि फिर हर क्लास के स्टार्टिंग में बता देते हैं। तुम्हारे पास डाउट एक चैप्टर के इकट्ठे क्वेश्चंस के डाउट पूछ लो। डीपीपी में यार जो क्वेश्चंस हैं वो अभी कौन से मिले थे, पुराने वीडीपीपी, अभी दूसरी वाली आएगी ना, उसमें देख लेना, वो ठीक है, जो प्रिंट आ गई उसको छोड़ दो। एक तो मैं दे रहा हूं, अपने पास से वो कर लो, उसके अलावा दूसरी आएंगी डीपीपी। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ यार, ये एक तो वो क्वेश्चन पेपर वाला मैं देख लेता हूँ। चलो करते हैं बेटा, चलो इधर लिखो फटाफट से, जल्दी जल्दी लिखना है बेटा। रुक जा बच्चे, इधर 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 जान दो, मैट्रिक्स, नोट में लिख लो इसको। हाँ मैट्रिक्स में क्या क्या है, या वहीं पर लिख दें, वो जो बॉक्स में जगह छोड़ी थी, यहां लिख दें। मैट्रिक्स में क्या क्या है, क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन और CO2 रिलीज होती है, ठीक है, H2O फॉर्म होता है, यस। और इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है बेटा, ETS है, ETS को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और क्या होता है इनर मेम्ब्रेन पे, F0 F1 पार्टिकल, यस। यहां तो हमने पीएच का लिख ही दिया है, ठीक है, क्लियर है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या एंटर करता है, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर से क्या एंटर करता है, ऑक्सीजन, बाहर से साइटोप्लाज्म से, प्रोटीन तो करता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, ऑक्सीजन एंटर करती है ना, ऑक्सीजन एंटर करती है फ्रॉम आउटसाइड, और वो क्या बनाती है, क्या एंटर करता है, पूछ बेटे पूछ पूछ क्या बोला, पाइरुवेट कर, बच्चे समझ नहीं रही है। मैं क्या चाह रहा हूं आपके दिमाग में ये बैठे कि आप लोग बचपन में एक रिएक्शन पढ़ते थे रेस्पिरेशन की, C6H12O6 प्लस 6O2, तो जो ऑक्सीजन एंटर करती है वो जाती कहां है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फिर बनता था 6H2O और 6CO2, तो CO2 कहां बनी आपको दिखा दिया, लिंक रिएक्शन क्रैब साइकिल वहां बनी है, और H2O कहां बना है, H2O बना है ETS के लास्ट में जाके, H2O बना ना ऑक्सीजन से, तो ये चीज समझा रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन एंटर करती है फ्रॉम आउटसाइड, इट फॉर्म क्या बनाती है, वाटर। इस पानी को क्या बोलते हैं, शाबाश, पानी को पानी बोलते हैं, शाबाश। कहां था बेटा तू, है, मेटाबॉलिक वाटर का कोई काम नहीं है, क्या होता है कि अगर हम बॉडी में, जैसे कैंगरू रैट एक है, वो इतना पानी बना लेता है माइटोकॉन्ड्रिया में कि उसे पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। पानी हमारी बॉडी में जरूरी है, पर हम बाहर से पानी पीते ही हैं, पर कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, इसका मतलब बॉडी में पानी बनता भी है, बनता कहां पर है, एनर्जी बनाते वक्त माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऐसे पानी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है, क्लियर है। एनसीईआरटी रीड करो जल्दी से सारे, शुरू हो जाओ, चलो भाई जल्दी, प्लास्टिक बता रहा हूं, पहले करो तो सही एनसीईआरटी, जल्दी।
हो गया? लिख लिया? अरे लिख ले, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा। एनसीईआरटी पढ़ो पहले जल्दी से सारे, लाइन पूछो अपनी। बोल बोल बोल। लिमिटिंग बाउंड्री का मतलब है एक ऐसी बाउंड्री जो साइटोप्लाज्म को अलग करती है। तो साइटोप्लाज्म को माइटोकॉन्ड्रिया में कौन अलग कर रहा है? आउटर मेम्ब्रेन। नहीं? चलिए भाई इधर आइए जरा सब लोग। हाँ बेटा। मैंने ये बोला था नॉर्मल माइक्रोस्कोप से दिख जाता है, स्टेन करना पड़ेगा। नॉर्मल को ही कंपाउंड कहते हैं। हाँ, बिना स्टेन करे नहीं दिखेगा। हाँ, आ जाओ भाई, पहले देख लो तुम लोग को, मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं। फिर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अनलेस स्पेशली स्टेन, स्पेसिफिकली स्टेन, मतलब मैं उसको अगर स्टेन नहीं करूंगा तो वो नहीं दिखेगा किसमें? माइक्रोस्कोप में। ठीक है? नंबर ऑफ, इधर देखो बोर्ड पे ध्यान दो सारे। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, पर सेल हर एक सेल में वेरिएबल है जरूरत के हिसाब से। क्या लिखा हुआ है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। उसका शेप और साइज भी वेरिएबल है। ठीक है? टिपिकली शेप कैसी है? सॉसेज और सिलेंड्रिकल। डायमीटर ये दे रखा है, सही है, एवरेज ये पकड़ लो, और लेंथ ये दे रखी है। ठीक है? ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज डबल मेम्ब्रेन। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन, ये लाइन में दिक्कत आ रही, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन जो है वो डिवाइड करता है किसको? ल्यूमन को। किसमें? दो एक्वस कंपार्टमेंट, ऐसे कंपार्टमेंट जिसमें पानी जैसा कुछ भरा हुआ है। ठीक है? द आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। यस, द इनर कंपार्टमेंट किससे भरा हुआ है? डेंस होमोजीनस सब्सटेंस। क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स। आउटर कंपार्टमेंट में भी एक्वस फ्लूइड है, पर वहां पर हम याद क्या रखेंगे? प्रोटोन होता है। ठीक है? हो सकता है, पर उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि नहीं है, उसने मैट्रिक्स क्योंकि ज्यादा एरिया है इसलिए बोल दिया उसके बाद। ठीक है? आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस, इसका मतलब है कि जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से एक कंटिन्यूस कांटेक्ट में है। वही कह रहा है कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री किससे? ऑर्गेनल। मतलब इस माइटोकॉन्ड्रिया की देख बेटा, इस माइटोकॉन्ड्रिया की देख, इस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन एक बाउंड्री है। सही है, बाउंड्री है जो साइटोप्लाज्म से कांटेक्ट में, और इसकी लिमिटिंग, लिमिटिंग मतलब अंदर की जगह को अलग कर रही है। तो आउटर मेम्ब्रेन की बात कर, क्या लिख रहा है? कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। इनर मेम्ब्रेन क्या है? इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द इनफोल्डिंग। यस, क्या नाम है? क्रिस्टे। सिंगल को क्रिस्टा। किसकी तरफ इनफोल्डिंग है? मैट्रिक्स की तरफ। ये समझ में आ रहा है? ठीक है? नेक्स्ट, द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। बाहर वाले के लिए पोरिन्स बोला मैंने, एंजाइम और प्रोटीन एक ही बात है लगभग यहां पर, क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो बाहर वाले में हमने एक चीज याद कर ली, पोरिन्स। और अलग अलग एंजाइम होने का मतलब अलग अलग फंक्शन। सही है? इनर मेम्ब्रेन पर ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आउटर पे नहीं है। यस, माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो जगह होता है, एक ग्लाइकोलिसिस में, उसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में जहां ऑक्सीजन यूज होती है, इसलिए क्या बोलेंगे? एरोबिक। दे प्रोड्यूस कौन सी एनर्जी? सेलुलर, सेल के अंदर की एटीपी। सही है? हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। मैट्रिक्स सिंगल, इसका यह मतलब नहीं है कि सिंगल स्ट्रैंड है, इसका मतलब है एक डीएनए है डबल स्ट्रैंड वाला, और वो सर्कुलर भी है। समझ आ रहा है? कुछ आरएनए और फिर राइबोसोम। कौन से वाला? 70S। ठीक है? और ये किस लिए चाहिए? प्रोटीन। तो दो काम हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या? एक ये और एक, समझ आ रहा है? और अगर मैं प्लास्टिड में जाऊंगा
तो ये तो हो ही रहा होगा क्योंकि डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है, पर उसकी जगह क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। समझ में आ गया? प्लास्टिड में ये तो होगा ही ना, प्रोटीन तो बनी रही होगी। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हो ना। शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो प्लास्टिड में लिखा होगा क्लोरोप्लास्ट में साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उसमें भी क्या प्रेजेंट है? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम। समझ आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट में स्टेटमेंट लिखी होगी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट बन रहा है फोटोसिंथेसिस में, यस, और प्रोटीन क्योंकि उसके पास अपना डीएनए तो बनेगी। इस बात को ऐसे सोचना है। कोई डाउट है किसी को किसी लाइन में? पूछ लो भाई। F0 F1 क्या है? एक प्रोटीन है जो एटीपी बनाती है डायरेक्ट। जैसे आपको याद होगा, आपने कभी पढ़ा टरबाइन घुमाते हैं ना, ठीक है, तो उसमें जो हेड है ना, हेड पेरिफेरल, वो ऐसे घूमता है H+ की वजह से। देखो मेरी बात समझो, इधर देखो सारे, ये जो डायग्राम, अच्छा भाई एक चीज और है, हमें, मैंने इस स्लाइड पे नहीं है, वैसे नॉर्मली ऐसे करना है और इसको ऐसे कर देना है। अब ये याद कर लो तुम। नहीं समझ में आया? क्यों? क्योंकि इस बार नेमिंग के क्वेश्चन थे। समझ आया? यस। तो मैं सारी स्लाइड्स में आपको ऐसे दे दूंगा, या तो एक पूरी स्लाइड सारे डायग्राम इकट्ठा करके ऐसे बना के दे दूंगा, भर लेना उसको, ठीक है? उसकी पीडीएफ ही दूंगा, ऐसा नहीं प्रिंट निकालना, ऐसा कुछ नहीं करना। पर आप सोच लेना जैसे ये क्या है, आप समझ रहे हो? क्योंकि क्या हो गया, डायरेक्ट वहां पे एग्जाम में आएगा तो दिक्कत कर सकता है। ठीक है, जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसको ए लिख दिया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, यस, ये क्रिस्टे हो गए, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है? उसको फिर आप ऐसे क्रॉस चेक कर लोगे ऐसे। समझ आया? ये इस साल हम लोग ऐसे करेंगे चीजों को, ताकि आपको याद रहे एटलीस्ट क्या क्या नाम किसका है। ठीक है? क्रिस्टे फोल्डिंग है ना, एक है ना, एक को एक फोल्डिंग है ना ये, ठीक है? चले एक बार फटाफट से लिख देते हैं, ये कर लोगे अब? इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा ना, ए क्या है? ए इज, फिर ABCD, ए क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, और फिर आ जाएगा पोरिन्स आर प्रेजेंट ऑन, नहीं तो फिर वो ABC लिखेगा ना। मेरी बात समझ में आ रहा है? ऐसे कर देगा। या एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ETS अकर इन पे ABC लिखा हुआ है। समझ में आ गया? पर आप कोशिश करो ये नाम जो है ना याद करो, क्योंकि क्या हुआ था इस बार 2-3 क्वेश्चन डायग्राम के थे और गलत भी हुए बच्चों के। तो हम लोग सारे डायग्राम, क्योंकि क्या होगा, इकट्ठे प्रैक्टिस करोगे भूल जाओगे। चैप्टर वाइज लेके चलते हैं, कर सकते हैं? ठीक है, ये कर सकते हैं। बेटा डीएनए प्रोटीन बनाएगा ना, एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन न्यूक्लियस से भी बनती है, ये खुद भी अपनी प्रोटीन बनाता है। न्यूक्लियस के डीएनए से कुछ प्रोटीन बाहर से बन के भी आती हैं इसमें अंदर, इसलिए सेमी ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर। सेमी का मतलब आधा, तो खुद की प्रोटीन बनाता है, बाकी बाहर से लेता है। ठीक है, चलो आओ, एनसीईआरटी का ही तो है। किसमें? पेपर में? हाँ, एनसीईआरटी का डायग्राम आया था नीट के पेपर में। हाँ, वो सीड वाला गलत हुआ होगा, हाँ मुझे याद है। हाँ वो तुम भूल गए, बताओ इधर चलो, इधर ध्यान दो, पिगमेंट पे हेडिंग डालो, पिगमेंट जल्दी से हेडिंग डालो, पिगमेंट्स पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालो, पहले पिगमेंट्स बताएंगे फिर प्लास्टिड बताएंगे। सिंगल का मतलब है, वही तो कह रहा हूं तेरे को बेटा, सिंगल का मतलब एक, ये मतलब ये स्ट्रैंड नहीं, 2 स्ट्रैंड का एक डीएनए। सिंगल डीएनए का बेटा, डीएनए शब्द का, मेरी बात सुनो, डीएनए शब्द का खुद मीनिंग निकलता है कि उसके 2 स्ट्रैंड हो। ठीक है? क्या हो गया बेटा, तबीयत खराब है तेरी? है? कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं कि क्लास खत्म कर दी जाए। क्या टाइम हुआ अभी? अभी नहीं हुआ। हेडिंग डालो पिगमेंट्स जल्दी, हेडिंग डालो पिगमेंट्स। पहला, सबसे पहले लिखो, अरे छोड़ो ना, इधर ध्यान दो। पिगमेंट्स में जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं सुन लो। सबसे पहला पॉइंट पिगमेंट्स का,
जैसे ये मान लो बॉटल पे ब्लू कलर है, ठीक है, कलर अलग चीज होती है, पिगमेंट का मतलब होगा अगर इस पे पिगमेंट है तो जब लाइट पड़ेगी ना तो ये क्या करेगा, लाइट एनर्जी को पकड़ सकता है, ठीक है, एनर्जी को पकड़ करके क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? आप एनर्जी को कैसे पकड़ सकते हो? एनर्जी को पकड़ नहीं सकते, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जो लाइट एनर्जी आई उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने का मतलब उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। नहीं समझ में आया? यही है, क्लियर है? तो पिगमेंट वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो क्या कर सकते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। पहला पॉइंट नोट करेंगे, पिगमेंट्स आर, पिगमेंट्स आर, लिख लोगे, पिगमेंट्स आर केमिकल कंपाउंड, पिगमेंट्स आर केमिकल कंपाउंड जो क्या करेंगे, हाँ, केमिकल कंपाउंड जो ट्रैप करेंगे, क्या ट्रैप करेंगे, लाइट एनर्जी, ट्रैप लाइट एनर्जी, ट्रैप समझ में आता है? हाँ, ट्रैप लाइट एनर्जी एंड एक्साइट इलेक्ट्रॉन, एक्साइट इलेक्ट्रॉन, एक्साइट इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करते हैं बेटा, टाइप ऑफ पिगमेंट लिखते हैं, ध्यान दो इधर, टाइप ऑफ पिगमेंट लिखते हैं। क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हो कोई? इधर ध्यान दो, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। देख बेटा, आप सही चीज क्या है कि अब आपको पढ़ना है, 10-5 मिनट कभी भी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आपका सिलेबस कराना अच्छे से, ठीक है? मैं लास्ट में वो वाली चीजों पे नहीं जाना चाह रहा कि मैं एक दिन आपको सुबह से शाम तक बिठाऊं और इकोलॉजी पढ़ाऊं पूरी पूरी एक दिन में। हाँ, वो पाप लगेगा उससे, मुझे तो नहीं लगेगा बेटा, तुम्हें लगेगा। पेपर तुम्हें देना, मुझे नहीं देना। इधर ध्यान दो, है ना, इधर देखो बेटा, टाइप ऑफ पिगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। एक पिगमेंट होता है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल जो होते हैं उनमें एक नाम है, मैं लिख देता हूं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एंथोसाइनिन। क्या नाम है? एंथोसाइनिन। ये एंथोसाइनिन ब्लू कलर का एंड ब्लैक कलर का ऐसा कुछ होता है, ये डिपेंड करता है, मतलब कलर होता है इसका। नॉर्मली हम ब्लू लेते हैं, ब्लू ब्लैक कलर का एंथोसाइनिन होता है। जैसे कुछ बेरीज होती हैं, ब्लू बेरी, ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, उनमें जो कलर होते हैं ना वो एंथोसाइनिन का होता है, ठीक है? वो क्या होता है? एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन किस में घुलता है? वाटर में। अब कुछ हमारे पास होते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल जो होते हैं उनको हम लिपिड सॉल्युबल मान सकते हैं या फैट सॉल्युबल बोल सकते हैं, या हम लिख सकते हैं सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पता है आपको? ईथर, यस, है ना? या हम उसे फैट सॉल्युबल बोल सकते हैं। भाई उनका नेचर नॉन पोलर होता है। नेचर कैसा होगा? नॉन पोलर, तभी तो पानी में नहीं घुलेंगे। इस बात में एग्री कर रहे हैं सारे? अब यहां पर दो कैटेगरीज हैं, एक है क्लोरोफिल, एक क्या है? क्लोरोफिल, ठीक है? दूसरी कैटेगरी है कैरोटिनॉइड्स। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में एक आते हैं कैरोटीन और दूसरे आते हैं ज़ैंथोफिल। मेरी बात सुने ध्यान से, मैंने यहां लिखा बीटा कैरोटीन, ये कैरेट में होता है, ठीक है? एक है लाइकोपीन, ये टमाटर में होता है। तो इसको हम मानते हैं ऑरेंज और टमाटर को मानते हैं रेड, सही है? अब मैं यहां कोई लॉजिक पे नहीं जाऊंगा आप लोगों के कि नहीं हमने ऑरेंज वाला भी देखा टमाटर, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। बीटा कैरोटीन कैरेट और जो रेड है लाइकोपिन, इनको मिलाकर हम क्या नाम देते हैं? कैरोटीन। क्या नाम देते हैं? कैरोटीन। ज़ैंथोफिल जो होते हैं बेटा, उसके एक एग्जांपल में ल्यूटीन है। ल्यूटीन येलो होता है, भुट्टा देखा सबने, मक्का, उसका येलो कलर, लीफ का येलो कलर, वो कौन सा होता है? ज़ैंथोफिल। उसका एग्जाम्पल ल्यूटीन है। कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर, कॉर्पस शब्द का मतलब होता है बॉडी, ल्यूटियम मतलब येलो, येलो बॉडी, ओवरी के अंदर येलो बॉडी,
सही है, मैक्यूला ल्यूटिया, येलो स्पॉट आई में, ठीक है, यस। और इसका एक और एग्जांपल है जो ब्राउन एल्गी में मिलता है, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन ये कैसा है, ब्राउन। तो क्लोरोफिल कैसा है, ग्रीन, यस। कैरोटिनॉइड कैसा है, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सब में कॉमन क्या है, वाटर इंसॉल्युबल है। बेटा अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जब वो लाइट छोड़ेगा कौन सी वेवलेंथ पे पड़ रही है, मान ले कोई चीज कलर कब देगी, कि जब उससे जो लाइट एनर्जी वापसी निकलेगी वो किस वेवलेंथ पे आ रही है। हम यही पढ़ते हैं ना कि डी ब्लॉक में पढ़ते हैं कि कलर आते हैं फ्लेम के, कुछ ऐसा पढ़ाते होंगे, और वो कलर किस पे आते हैं कि कौन सी वेवलेंथ पे पड़ रही है। नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, जब वो ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो वेवलेंथ निकलेगी, और वेवलेंथ किस पे आ रही है उस हिसाब से कलर आता है। हाँ, जो वेवलेंथ निकलेगी वही कलर देगी ना। एनर्जी खर्च तो नहीं होती कहीं भी, लाइट एनर्जी है, एक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होना केमिकल एनर्जी है, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन कर रहे हैं, प्लांट्स। और यही काम सेमीकंडक्टर में सोलर सेल करते हैं, यही पढ़ते हो ना तुम, ठीक है ना। तो जो काम प्लांट्स करते हैं वही तुम्हारे सोलर सेल करते हैं। तो कैरोटीन का जैसे मैं अगर आपको फॉर्मूला दूं तो C40H56 है, इसमें C40H56O5 है मान लो। तो अगर आप ध्यान से देखो हम ये बोल सकते हैं कि जेंथोफिल आर ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ, आ रहा समझ, ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ क्या, कैरोटीन। अच्छा अगर आप ये देख पा रहे हो कि कार्बन 40 है, हाइड्रोजन 40 को डबल करेंगे 80, और उसमें जैसे मीथेन बनाते हैं CH4, इथेन बनाते हैं C2H6 बनाते हैं, अगर C40 है, H80 से कम है, तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा इसमें। सोच पा रहे हो बेटा, कैरोटीन का रियल स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। किसको नहीं समझ में आई मेरी बात, आ गई। अगर मैं इसका कैरोटीन का रियल स्ट्रक्चर ये होता, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, समझ आया। इसलिए C40H56 है, हाइड्रोजन कम है क्योंकि अल्टरनेट क्या है, डबल बॉन्ड है। क्लियर है। पर हमें ये वाली बात याद नहीं करनी, हमें ये वाली बात याद नहीं करनी, पर हमें ये समझना है क्योंकि कॉमन मिलता हुआ फॉर्मूला, इसलिए इसको एक कॉमन ग्रुप में रखा है। क्या नाम है उसका, कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स एक बड़ा बड़ा ग्रुप है, उसमें कैरोटीन और जेंथोफिल आएगा, ठीक है, यस, ठीक है। इसको नोट कर लो, कल कर रहे हैं यहां से आगे, ठीक है। कल हमें पढ़ना है ये, और इसके साथ पढ़ेंगे साइटोस्केलेटल, ठीक है, फिर न्यूक्लियस करेंगे, इसको फिनिश करेंगे। कोई डाउट है किसी को यहां तक आज तक में, समझ आया, पहले बताओ, लिख लो बेटा एक बार। क्या टाइम पे ओवर होती है क्लास आपकी, 45 में। अभी क्या हो रहा है, हाँ ठीक तो है, लेट भी तो शुरू